अच्छा, हम ये ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। हमारा आज का टॉपिक है और डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए हमने एक सर्किट को कंसीडर किया है और इस सर्किट में हमने एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ सीरीज में लगा दिया। अब इस सर्किट में क्योंकि ये बैटरी के साथ कनेक्ट है तो इस सर्किट में से एक करंट फ्लो करेगा और उस करंट को हम कंडक्शन करंट कहेंगे। और उस करंट एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये कि इन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान करंट फ्लो नहीं करता। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और एक और चीज़ जो हम पहले सीख चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कर्ली होती है, सर्कुलर होती है। तो ये जो कंडक्शन करंट इस सर्किट में से पास कर रहा है इसकी वजह से ये कंडक्टर जो वायर्स हैं इस सर्किट की वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर वहाँ पे पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं पैदा होगी? क्योंकि ये जो कंडक्शन करंट है ये प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के दरमियान फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर इस कंडक्टर में से पास कर रहा है, इस सर्किट में से कंडक्शन करंट पास कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस वायर के अराउंड। और किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो मेरे पास दो लॉज हैं जिससे मैं ये निकाल सकता हूँ, एक बियोट लॉ है और एक एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि एम्पियर्स लॉ को सॉल्व करना थोड़ा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू बियोट लॉ, क्योंकि बियोट लॉ में जो इंटीग्रल सॉल्व करते हैं वो काफ़ी थोड़ा लेंथी हो जाता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एम्पियर्स लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हमने एम्पियर्स लॉ कहीं पे अप्लाई करना है तो इसलिए हम अप्लाई करते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकें, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम कर सकें। और उसको अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हम अब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम एक एक इमेजिनरी क्लोज लूप लेते हैं जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। और वो क्लोज लूप होना चाहिए, उसकी शेप के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, शेप जिस तरह की मर्जी हो जाए लेकिन हो क्लोज लूप। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि वो जो एम्पीरियन लूप आप कंसीडर कर रहे हैं वो एम्पीरियन लूप जो है वो पास करना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जो उस करंट जो कंडक्शन करंट की वजह से पैदा हो रही है इस कंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पे मुझे एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा, एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा और इस तरह लेना पड़ेगा कि वो लूप इस पॉइंट P के ऊपर या ये पॉइंट P जो है वो उस लूप के ऊपर लाई करे। अच्छा, और मैंने ये बताया कि उस लूप की शेप आपके ऊपर है, जो मर्जी शेप ले लें लेकिन होनी क्लोज लूप चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए जो एम्पीरियन लूप ले रहा हूँ वो सर्कल की फॉर्म में ले रहा हूँ और इस सर्कल का जो रेडियस है वो R है। सर्कल की फॉर्म में क्यों लिया उसका मुझे फ़ायदा होगा, वो आगे चलकर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक एम्पीरियन लूप ले लिया जिसका रेडियस R है और जो पॉइंट P है वो इस लूप के ऊपर लाई कर रहा है। अब अगर मैं एम्पियर्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करूँ, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ P डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये एम्पियर्स लॉ है। अच्छा, जो अभी मैंने ऊपर बताया कि मैं जो एम्पीरियन लूप ले रहा हूँ वो सर्कुलर ले रहा हूँ, उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि हमारा एम्पीरियन लूप सर्कुलर है तो इस सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम रहेगी। यानी इस पूरे लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है
तो उस कांस्टेंट वैल्यू को मैं इस इंटीग्रल से बाहर निकाल सकता हूँ और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये इंटीग्रल ऑफ डी एल क्या है? ये टोटल लेंथ है ना, डी एल लेंथ है। सो टोटल लेंथ इस एम्पीरियन लूप की क्या होगी? क्या होगी टोटल लेंथ इस एम्पीरियन लूप की? 2 पाई आर 2 पाई आर सर, के इक्वल होगी। 2 पाई आर सरकमफेरेंस के इक्वल होगी, ठीक। क्योंकि टोटल लेंथ सर्कल की जो होती है एक रेवोल्यूशन की, वो सरकमफेरेंस होता है। सो सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर। सो इंटीग्रल ऑफ dl जो है वो 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। सो ये इस तरह हम स्मॉल आर लिख लें क्योंकि हम रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे। तो इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है एक वायर के नज़दीक किसी एक पॉइंट के ऊपर एम्पियर्स लॉ को यूज़ करते हुए। अब अगर एम्पियर्स लॉ, आगे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से लिख लें कि अब अगर एम्पियर्स लॉ को वैलिड होना है, ठीक है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अराउंड में ये कंडक्शन कन्वेंशन या कंडक्शन करंट पैदा कर रहा है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड किसी और तरह से इन दो प्लेट्स के दरमियान भी आनी चाहिए। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एम्पियर्स लॉ को वैलिड होना है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये कन्वेंशनल करंट इस वायर के अराउंड पैदा कर रहा है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड किसी और तरीके से इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में भी होनी चाहिए। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ किसी और तरीके से, उसका मतलब ये है कि इस कन्वेंशनल करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में तो पैदा होने से रही, क्योंकि कन्वेंशनल करंट जो बैटरी का करंट है वो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान तो फ्लो ही नहीं कर रहा, वहाँ पे तो मौजूद ही नहीं है। तो अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह जनरेट कर सकता है? तो इसलिए मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ कि किसी और तरीके से। अब वो और तरीका क्या हो सकता है? अच्छा, लेकिन अगर आप इस सर्किट को देखें तो बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो स्पेस है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक करंट नहीं है, करंट नहीं है तो करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह पैदा होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि करंट का चेंज होना, और इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में कोई करंट मौजूद ही नहीं है, तो फिर किस तरह पैदा होंगे? और पैदा होनी ज़रूरी है क्योंकि अगर पैदा होगी तो एम्पियर्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैक्सवेल्स की बिल्डिंग्स आती हैं और मैक्सवेल ने ये कहा कि there is no empty space between the plates of a capacitor, there is an electric field. इन दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान खाली स्पेस नहीं है बल्कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड व्हेन यू आर चार्जिंग द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिल्डिंग अप। ये दोबारा बोल रहा हूँ, इसको लिख लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान बिल्ड हो रही होती है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होती जा रही होती है। इसका ये मतलब हुआ कि ड्यूरिंग चार्जिंग द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप कैपेसिटर को चार्ज करते जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक। और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होती जा रही है। अब मैक्सवेल ने ये सोचा कि फैराडे ने ये कहा हुआ है, जो फैराडे लॉज हमने पढ़े हैं उसमें, कि इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड you will get changing electric field। फैराडे के मुताबिक कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, करंट इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ पैदा होती है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। ठीक, तो उसने ये सोचा कि अगर फैराडे ने ये कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होनी है, तो हो सकता है इसका जो इन्वर्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही हो, ये भी ट्रू हो। उसने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पे भी नेचर जिस तरह बहुत सारे मामलात में सिमेट्री को पसंद करती है, तो हो सकता है यहाँ पे भी जो नेचर है, कुदरत है, वो भी इस मामले में भी सिमेट्री को पसंद करे। जिस तरह फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो। तो फाइनली फैराडे के मुताबिक कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो फैराडे ने ये कहा कि जो इसका इन्वर्स है, जो इसका उलट है, वो भी एग्जिस्ट करता है, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी कर्ली मैग्नेटिक फील्ड होगी।